नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर ऑब्वियसली जब क्राइम की स्टोरी है तो आप लोगों को दुख तो होगा ज़रूर, लेकिन जैसी ये तफ्तीश है उसके बारे में जानकर आपको गर्व की अनुभूति भी होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस पूरी स्टोरी को जब आप सुनेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला यूनियन टेरिटरी यानी चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में आज से 14 साल पहले यानी साल 2010 में 31 जुलाई की रात को एक लड़की की डेड बॉडी रिकवर होती है। जगह है सेक्टर 38 करण टैक्सी स्टैंड के पास। असल में ये लड़की एक एमबीए की स्टूडेंट थी और शाम को किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी और स्कूटी लेकर गई थी, लेकिन जब देर तक वो लड़की वापस नहीं लौटी और उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, लग नहीं रहा था, तो घर वाले बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने अपने तौर पर ही अपनी बिटिया को ढूंढने की कोशिश शुरू की। जो लड़की थी उसका भाई के दोस्त, उसके पिता, तमाम लोग आसपास के इलाकों में उस लड़की की तलाश करने लगे। बहुत अजीब और दुखद बात ये रही कि कुछ देर के बाद उन्हें सेक्टर 38 के करण टैक्सी स्टैंड के पास झाड़ियों के करीब उस लड़की की स्कूटी नज़र आ गई। स्कूटी पर कुछ खून के धब्बे थे और स्कूटी पर भी कुछ ऐसे निशान थे जिसे देखकर लगता था कि शायद कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इस स्कूटी चलाने वाली लड़की के साथ हुई है। घर वाले बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने और फ्रैंटिकली आसपास के इलाकों को स्कैन करना शुरू किया और फाइनली इस लड़की के पिता ने खुद अपनी बेटी को बिल्कुल अचेत अवस्था में, या ये कहें कि नीम बेहोशी की हालत में, उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो झाड़ियों के बीच खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और उसे देखकर ये क्लियर था कि उसके ऊपर कोई हमला हुआ है, कोई अटैक हुआ है। आनन फानन में लोगों की मदद से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया, यानी लड़की की मौत हो चुकी थी। लड़की का नाम था नेहा अहलावत और वो एमबीए की स्टूडेंट थी। अब एक लड़की की इस तरह सरेआम हत्या हो जाए और शहर के बीचों बीच ऐसी घटना हो, लाश झाड़ियों में फेंककर कातिल फरार हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत संगीन बात थी। चंडीगढ़ पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस की टीमें वहाँ मौका वारदात के लिए दौड़ पड़ी और साथ ही हॉस्पिटल भी पहुँची टीमें। घर वालों से बातचीत की, पूरे सीक्वेंस को समझा कि लड़की कब निकली थी, कब फ़ोन ऑफ हुआ, कब आप लोगों ने डेड बॉडी रिकवर की, कब ढूंढ निकाला। ये सारी बातें पता चलने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। यकीनन मामला मर्डर का ही था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये पता चला कि इस मर्डर के पीछे जो है सेक्सुअल ऑफेंस का मोटिव वो भी छिपा हुआ है, क्योंकि इस लड़की के साथ कातिल या कातिलों जो भी थे, उन्होंने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था, उसको अब्यूज़ किया था फिजिकली, और फिर उसकी हत्या कर दी थी। ऐसे अपैरेंटली लड़की की लाश को देखकर भी ये बात पता चल रही थी, क्योंकि लाश पर चोट के कई सारे निशान थे, दांत से काटे जाने के निशान थे और साथ ही अर्धनग्न लाश थी, यानी सेमी न्यूड या सेमी नेकेड बॉडी थी। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि नेहा अहलावत के साथ कोई यौन अपराध हुआ है, उसके साथ रेप या बलात्कार जैसी घटना हुई है और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो खैर, मामला संगीन था ही। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया था और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लेकिन दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, पुलिस को इस मामले में कोई लीड, कोई क्लू नहीं मिली। कुछ एक लोगों को पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा, उनसे पूछताछ भी की। आसपास के इलाकों में जो भी आवारा घूमने वाले लोग हैं या नशेड़ी किस्म के लोग हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की, अपने मुखबिरों से मदद ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस पूरे इलाके में कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को नहीं मिला, कोई ऐसा कैमरा नहीं लगा हुआ था जिससे इस पूरे घटनाक्रम का कोई क्लू या कोई लीड या कोई सबूत या सर्विलांस के एविडेंस पुलिस को मिल पाते। तो लाख कोशिश कर ली पुलिस ने, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाई। 10 साल तक पुलिस इस केस में माथापच्ची करती रही
और हार कर 10 साल के बाद पुलिस ने इस केस को अदालत की मर्जी से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, यानी इस केस में अनट्रेस्ड रिपोर्ट लगा दी। ये पुलिस के लिए भी अपने आप में बहुत शर्म की और दुख की बात होती है, जिसमें पुलिस लाख कोशिश करके किसी इस तरह के संगीन मामले को सुलझा ना पाए, क्योंकि जिस भी ऑफिसर को उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मिलती होगी उसको तो बड़ा गिल्ट भी महसूस होता होगा। तो चंडीगढ़ पुलिस के जिन ऑफिसरों ने भी इस केस को तफ्तीश करने की कोशिश की, उनके मन में एक खलिश तो रही होगी। अब सोचिए नेहा के घर वालों के मन में कैसी खलिश रही, जिन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती किसने की, उनकी बेटी का कातिल कौन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 साल तक इस केस में पुलिस तफ्तीश करती रही और आखिरकार पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। अब इस घटना के, नेहा अहलावत के कत्ल वाली घटना के 12 साल बाद, यानी अब से 2 साल पीछे, साल 2022 में चंडीगढ़ के पास एक जगह है जिसका नाम है मलोया, और मलोया के आसपास वीरान जंगली इलाके हैं। वहाँ पुलिस को एक महिला की लाश मिली। इस महिला की लाश जो है बिल्कुल नेकेड थी, यानी जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा ठूंसा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। जिस तरह से ये लाश पुलिस को मिली थी, जिस तरह से लोगों ने लाश देखी और पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसे देखकर साफ था कि इस महिला के साथ भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। अदरवाइज बिना कपड़ों के लाश मिलने की तो कोई वजह ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो घटना 12 साल पहले की थी, साल 2010 की, और ये घटना जो है 2022 की थी। तो इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई लिंक या कोई कनेक्शन जो है वो पुलिस ने न तो जोड़ा, न जोड़ने की कोशिश हुई, न पुलिस सोच पाई। या हो सकता है अगर पुलिस ने सोचा भी हो तो भी पुलिस ने इन दोनों घटनाओं को पुलिस लिंक नहीं कर पाई। लेकिन एक मामले में ये दोनों केस जो है वो कॉमन थे, बल्कि एक क्यों, कई मामलों में। एक तो ये कि सेक्सुअल ऑफेंस का मामला था, मर्डर का मामला था, सेमी नेकेड या नेकेड डेड बॉडी मिली थी, जिस्म पर चोट और बर्बरता के निशान मौजूद थे। ये सारी बातें तो कॉमन थी। एक और बात कॉमन थी, वो ये कि 2022 के इस मामले को भी पुलिस जो है अब तक, अब से कुछ रोज़ पहले तक पुलिस जो है सुलझा नहीं पाई थी, ट्रेस नहीं कर पाई थी। और पुलिस इस मामले की, इन स्पाइट ऑफ ऑल फेल्योर्स, इस मामले की पुलिस अभी भी जांच कर रही थी। पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी कि कौन हो सकता है जिसने मलोया के जंगल में इस महिला का कत्ल किया और उसकी लाश फेंकी। इस मामले में तो मरने वाली महिला की पहचान भी नहीं हो सकी। तो खैर, पुलिस जांच करती रही और कातिल को, बलात्कारी को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस को इस मामले में भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। मगर अब जो पहली घटना हुई थी 2010 वाली, उसके 14 साल बाद अब इस साल 2014 में इस मामले में ज़बरदस्त ट्विस्ट आया। एक बहुत ही मेजर टर्न हुआ। ये कि अभी पिछले बुधवार को, आज मैं गुरुवार को ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पिछले बुधवार को यानी कल चंडीगढ़ पुलिस ने एक नशेड़ी को, एक ड्रग एडिक्ट को इंटरसेप्ट किया, हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, उसके एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके वेयरअबाउट्स के बारे में और उसके किसी प्रोबेबल क्राइम इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो उसने जो है तमाम इल्ज़ामों से किसी क्राइम में शामिल होने की बात से इनकार किया। हालांकि वो ये बताता रहा कि वो नशे का आदी ज़रूर है, लेकिन उसने कोई अपराध या कोई जुर्म आज तक नहीं किया है। तो इससे पहले उसे पुलिस ने एक बार और भी हिरासत में लिया था, और जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था तो उस समय भी उससे पुलिस ने पूछताछ की थी और तब भी उसने किसी भी जुर्म में शामिल होने की बात से इनकार किया था। अब जब दोबारा पुलिस ने उसे पकड़ा, तब तक पुलिस उससे पूछताछ तो कर ही रही थी, लेकिन जब पिछली बार कुछ महीने पहले उसे जब पकड़ा गया था, उस समय उसके कुछ डीएनए सैंपल जो है पुलिस ने कलेक्ट किए थे उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए, और अब उसकी डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई थी। उसका डीएनए प्रोफाइल जो है वो क्लियर, उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद थी। और सरप्राइजिंगली इससे पहले जो 2 घटनाएं हुई थी जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, 2010 के रेप और मर्डर का और 2022 के रेप और मर्डर का, इन दोनों मामलों में डेड बॉडी के ऊपर से पुलिस ने जो भी
डीएनए सैंपल कलेक्ट किए थे, चाहे वो सीमेन के फॉर्म में हो या फिर किसी और बॉडी फ्लूइड या डिपॉजिट के फॉर्म में हो, उन सारी चीज़ों के जो डीएनए सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किए थे उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास ऑलरेडी मौजूद थी। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि ये डीएनए सैंपल जो पुलिस ने अवेल किए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो किसके हैं। लेकिन अब जब ये बंदा पकड़ा गया और इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की गई तो ये क्लियर हो गया कि उन डेड बॉडीज़ पर जो डीएनए सैंपल मिले थे और इस आदमी का जो डीएनए सैंपल है वो आइडेंटिकल है, यानी बिल्कुल एक है, एक ही आदमी के हैं। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही थी, ये लगातार जुर्म की कबूलने की बातों से इनकार कर रहा था, लेकिन पुलिस ने फाइनली इसे आईना दिखाया, इसके साथ सख्ती की और इसके डीएनए प्रोफाइल की रिपोर्ट का हवाला दिया और इसे ये भी बताया कि उसके पास 2 प्रीवियस रेप और मर्डर केस में प्लेस ऑफ ऑकरेंस से, घटनास्थल से, डेड बॉडीज से उठाए गए डीएनए प्रोफाइलिंग के सबूत मौजूद हैं जो हूबहू तुमसे मेल खाते हैं। तो इसीलिए अब तुमको और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द जुर्म कबूलो ताकि पुलिस का भी काम आसान हो, तुम्हारा भी काम आसान हो, वरना तुम्हारी राह अभी बहुत मुश्किल है। तो खैर, ये जो बंदा था जब ये घिर गया सबूतों के सामने, जब इसकी एक नहीं चली तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसने बताया कि उसने 2010 में नेहा अहलावत नाम की उस लड़की को टारगेट किया ही था। 2022 में भी एक महिला की उसने मलोया के जंगलों में हत्या की थी, यानी जिन 2 डेड बॉडी से डीएनए प्रोफाइल पुलिस ने कलेक्ट करके उसके रिपोर्ट संभाल कर रखे थे, उसके साथ जब इसके रिपोर्ट के मिलान होने के बाद इससे पूछताछ हुई तो इसने इन दोनों घटनाओं में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली। लेकिन इसके आगे उसने जो बात बताई वो और अजीब और शॉकिंग है। उसने ये बताया कि वो एक हैबिचुअल सेक्स ऑफेंडर है और सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट है। उसने बेशक अपने मुंह से ये बातें न कही हों, लेकिन उसने अपना जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बताया उससे पुलिस को ये बात समझ में आ गई। उसने बताया कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी उसने इसी तरह से एक लड़की का कत्ल किया था और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था और उस मामले में उसे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन तब सबूतों के अभाव में वो कोर्ट से बरी हो गया और अब ये 2 घटनाएं तो पुलिस के पास थी ही। इस तरह से 3 या उससे ज़्यादा घटनाएं अगर कोई कारित करता है, अंजाम देता है, तो उसे सीरियल ऑफेंडर के तौर पर गिना या देखा जाता है, चाहे वो सीरियल रेपिस्ट हो या सीरियल किलर हो। तो ये आदमी बेसिकली एक सीरियल रेपिस्ट कम सीरियल किलर है जिसे अब चंडीगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएनए प्रोफाइलिंग से सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब पुलिस को इससे और पूछताछ करनी है और ये पता करना है कि क्या इसने इन तीनों घटनाओं से पहले भी इस तरह की कुछ और घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अगर कोई नई जानकारी या अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को इससे वाबस्ता कराऊंगा, बताऊंगा। अब फिलहाल आप लोगों से ये गुजारिश है कि इससे पहले जो मैंने क्राइम की स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको 2 घटनाएं सुनाई थी, 2 घटनाक्रम, जिसमें एक बिहार की केस स्टडी थी जिसमें एक शख्स ने अपनी ही सासू माँ यानी मदर इन लॉ से शादी कर ली, और एक और क्राइम की स्टोरी थी। उन स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए और अपनी राय दी, आइए उनमें से कुछ नाम और कमेंट्स मैं अभी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दीपक हीरा हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो बहुत अजीब हैं और अगर कोई इस तरह के रिलेशनशिप में जाना चाहता है तो पहले से अगर वो मैरिड है तो उसे अपने पार्टनर से कम तलाक ज़रूर ले लेना चाहिए। अशोक पटेल हमारे दर्शक, उन्होंने लिखा है कि आज के समय में लोगों की सोच ही बदल गई है। महमूद आलम ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई है उस घटना में जो गाँव वालों का स्टैंड है वो सही है, अदरवाइज़ कोई और क्राइम इंसिडेंट हो सकता था, कोई और घटना हो सकती थी। जयंत कुमार बासु ने भी कमेंट किया है, उन्होंने मेरे उच्चारण की और इस तरह से कहानियों के पेशकश के तरीके की तारीफ़ की है, बहुत धन्यवाद आपका। आलोक हैं हमारे दर्शक, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उन्होंने ऐसा लिखा है। संदीप रोज़, इन्होंने भी कमेंट किया है। तेजस प्रजापति का कमेंट है, स्वागत आपका। उमेश भूंया जी ने भी कमेंट किया है। प्रदीप भाम्बू जी हैं। रेखा भट्ट हमारे रेगुलर लिसनर हैं। फरहीन शहज़ादी, इन्होंने कमेंट किया है। इनका नाम बहुत शानदार है, शहज़ादी किसी का नाम हो तो आप अपने आप में एक प्रिंसेस है। तो शिवम ध्रुव हैं छत्तीसगढ़ से, बहुत स्वागत आपका। ब्राविया डायनेस्टी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। और गुलनाज परवीन हैं, उन्होंने लिखा है कि जो दोनों स्टोरी हमने आपको इससे पहले सुनाई थी उससे उनको काफ़ी दुख हुआ, तकलीफ़ हुई।
यशवंत थोराट ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। इन्होंने कहा है कि प्रेजेंटेशन नरेशन सब अच्छा है, लेकिन जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं मैं उन कमेंट्स से दूर रहा करूं। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आप मेरे लिए इतना पॉजिटिव सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ आप नहीं, आप सारे लोग। पीके चंद्रा साहब ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। विनय नासवाले जी, सुमेरा राठौर ने भी कमेंट किया है। और नीतू तिवारी का कमेंट है, इस घोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है, उन्होंने एक लाइन की बात लिखी है। मनोज प्रभाकर हमारे रेगुलर लिसनर है। दिनेश बिष्ट साहब का कमेंट है। यूनुस शेख, ये नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। अंसारी हुज़ैफ़ा, इन्होंने भी कमेंट किया है। आपका नाम थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। दी इंटेलिजेंट के नाम से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने आईडी बना रखी है, नाम तो नहीं होगा अलबत्ता उनका दी इंटेलिजेंट, तो उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। और अब्दुल खान, मरियम मोहम्मद ने भी कमेंट किया है। लव गिफ्ट के नाम से एक आईडी है और ये हांगकांग से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हरीश मतवाला, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमजद सिद्दीकी साहब, अनिकेत ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है। वर्जीनिया डिसूजा हमारी रेगुलर लिसनर हैं। भगवती छेत्री और मनी गांधी ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब है, गोविंदगढ़ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो मैंने बाय मिस्टेक बोला था। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन सारे कमेंट्स मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आज जो कहानी, जो वाक़या मैंने आप लोगों को सुनाई है, उस पर आपकी राय, आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।